लगता है कि हमने रहेगा। इसको एक बार दिखा दो मेरे से, ठीक है ना? सीधी वाइज का सीज ओके। बस ये सर बड़ा हुआ और कोई दिक्कत बुखार वुखार तो नहीं रहता है ना? सही कोई हुआ नहीं, आज तो बराबर आते जाते रहता बुखार भी आते जाते रहता है। उसको दिखवा दीजिए एक बार, रक्तम की जांच जो है, देखो इसको दिल की जो नस जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जन्मजात बीमारी है इसको, समझ है। गए? में छेद है। हार्ट में छेद है, उसको देखना पड़ेगा, समझ गए? देख के फिर उसको पता इसको हो सकता है कि इसको बंद करवाना पड़ेगा, इसको दो तरह से बंद करते हैं। तो कंपाउंड करेंगे उस चीज़ को कि कितना साइज। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम बैठे हैं शहर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार जायसवाल के साथ। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आज जो मौसम का हालात है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, तो ऐसे में जो हृदय रोगी हैं या ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं, उस तरह के मरीज कैसे रहें, कैसे अपने को बचाएं, कैसे हम सुरक्षित रहें, इन्हीं मुद्दे पर हम सर से बात करना चाहेंगे। आइए आप भी सुने, शायद हो सकता है आपके लिए भी काम आ जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी ठंड बढ़ रही है, तो इन मतलब मौसम में किस तरह के मरीजों को ज़्यादा परेशानी होती है और किससे बचना चाहिए? नमस्कार सभी को। देखिए, ठंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है और इस ठंड में मैं देख रहा हूँ कि खासकर जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं या जो हार्ट के मरीज़ पहले से हैं चले आ रहे हैं, हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के मरीज़ हैं, उनको ज़्यादा सतर्क रहना है इस ठंड में, क्योंकि ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर जिसको है, उनके ब्लड प्रेशर की बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है उससे ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जाड़े के दिनों में अमूमन जो हमारे जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो कंप्रेस होती है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो हमारे शरीर का जो हमारे इंटरनल जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि जो नसें होती हैं सिकुड़ती हैं ताकि एनर्जी लॉस ना हो। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अपनी मेडिकेशन ऑप्टिमाइज़ कर लें जाड़े के दिनों में, अपने डॉक्टर से मिल के, जिनसे वो मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, या नहीं मिलते हैं तो मिल लें, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर जो अभी जो अमूमन बढ़ जाता है जाड़ों में, वो कंट्रोल हो जाए। दूसरी बात, जो शुगर के जो मरीज़ हैं, उनको भी सतर्क रहना है, क्योंकि जाड़े के दिनों में अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो विस्कोसिटी जो होती है, हमारी ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। थोड़ा उसको गाढ़ापन बोल सकते हैं लोकल भाषा में, वो बढ़ जाता है, जो कि कारण होता है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक होता ही इन्हीं सब चीज़ों से, जो कि ये एक्वायर्ड जो कॉज हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा जो होता है, या जो डिस्लिपिडेमिया जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ख़ासकर जो एलडीएल की जो मात्रा बढ़ जाए, तो वो सब कारण होता है हार्ट की नसों को ब्लॉक करने का, जो उसको सीएडी बोलते हैं, जो कि 100% जब ब्लॉक हो जाता है तो वो हार्ट अटैक कॉज करता है। सो इन सब जो मरीज़ हैं, जो शुगर, ब्लड प्रेशर के और सीएडी के, उनको सतर्क रहना है, उनको अपना ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ करना है, रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट लेना है। सर जैसे बीपी का मरीज है, तो बीपी का मरीज बीपी से ही हार्ट का शायद शुरुआत होती है। बताया मैंने। जी, तो सर ये बीपी ना हो इसके लिए भी कुछ आप लोग के है? देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ब्लड प्रेशर जो बढ़ने से जाड़े के दिनों में हार्ट अटैक, ब्रेन जो हेमरेज की जो स्थिति, जो समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। तो ब्लड प्रेशर तो जो बढ़ने का कारण मैंने बता दिया, एक जो कारण था ब्लड की क्यों बढ़ जाता है जाड़ों में अमूमन। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट उम्र बढ़ने के साथ भी, हमारे शरीर की जो नसें होती हैं, वेसल्स होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है, वो काफ़ी स्टीफ हो जाते हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा खान पान, मोटापा, शुगर खुद ब खुद एक कारण होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शुगर भी क्या होता है कि बीपी कॉज कराता है, और ब्लड प्रेशर से भी के कारण भी शुगर होने की संभावना होती है। स्ट्रेस, निष्क्रिय जीवन शैली भी एक कारण होता है, जिससे कि बीपी बढ़ता है।
तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे आदमी को अपना वज़न को भी बीएमआई जो होता है वो अगर ज़्यादा हो या ओवरवेट है वो कम करना चाहिए। खान पान जो है, स्मोकिंग, टोबैको हमारे क्षेत्र में बहुत लोग खाते हैं, वो भी कारण होता है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सीएडी, ओरल कैंसर और अल्सरेशन, बहुत सारे कारण हैं उसके लिए उसके। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि खासकर जाड़ों में या कभी भी मरीज़ अगर ब्लड प्रेशर और शुगर से बचे तो अपने जीवन शैली में बदलाव लाएँ। वो जीवन शैली बदलाव में यही सब चीज़ें हैं, जो कि निष्क्रिय जो इनकी जो जीवन शैली है उसको कम करें, अपना वज़न कम करें, खान-पान, स्मोकिंग, टोबैको जो लेते हैं उसको, स्ट्रेस ना लें और रेगुलर बेसिस पे अपना फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, तो देखिए ना उनको ब्लड प्रेशर होगा ना उनको शुगर होगा। अगर मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है या और लो रहता है, तो दोनों में मतलब हाई और लो, तो दोनों में किस तरह के मरीजों को मतलब सावधानी बरतनी चाहिए? एक्चुअली बीपी लो होना, बीपी हाई होना दोनों एक अलग ही चीज़ है, और बात से लग रहा है। तो देखिए बीपी लो अमूमन देखा है मैंने कि बहुत सारे कारण है उसमें भी, खासकर कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिनका हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है, हार्ट पंप सही नहीं हो रहा है, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है लोअर साइड में रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, या वॉल्यूम डिप्लेशन होता है, कहीं डिहाइड्रेशन, वो भी वन ऑफ द मेन कॉज होता है बीपी कम होने का। इसके अलावा भी सोडियम की कमी से भी बीपी कम होता है, और भी बहुत सारे काज हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, वैसोवेगल कभी किसी को हो गया तो बीपी कम हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लिया, शरीर में पानी की कमी हो गई है तो उससे भी बीपी कम हो सकता है। तो वो सब कंडीशन को हम लोग को देखना होता है, कारण हमें पता करना होता है, उस हिसाब से भी ट्रीटमेंट करते हैं। और जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको भाई जो मैंने कारण बताया, ये सब कारण होता है, उसको भी कंट्रोल करने की मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिससे भी हमने अपना जीवन शैली में बदलाव लाना और खान पान और मेडिकेशंस का ज़्यादा ही बड़ा रोल है ताकि इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा सर, हम चाहते हैं कि ब्रेन हेमरेज और बीपी हार्ट, ये दोनों जो है मतलब ठंड में ज़्यादा मतलब संभावनाएं जी, रहती जी, है। जी, जी, जी। जी, जी, ये बहुत ये सही बात बोला आपने। आप खुद पेपर्स में, आप तो खुद पत्रकार हैं, आप जानते होंगे ये सब चीज़ों की ये चीज़ें बढ़ जाती हैं जाड़े के दिनों में। क्योंकि इसीलिए तो मैंने बोला कि क्योंकि जाड़े में ब्लड प्रेशर बढ़ने से अगर वो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर द साइलेंट किलर्स, हम लोग जानते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर इज़ अ साइलेंट किलर। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ब्रेन हेमरेज, बीपी कितना शूट कर गया, अचानक पता चला कि ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं, यंग पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको पता ही नहीं है। जब आते हैं तो हम लोग चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और कुछ कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि शुगर, बीपी इनको पता भी नहीं है और इनकी किडनी भी डैमेज हो रखी थी। क्योंकि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ द सीकेडी, नेफ्रोपैथिक जो होता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, सब चीज़ें हो रहती हैं, तो तब तक बहुत देर हो चुका होता है। इसलिए हम लोग हर समय-समय पे हम लोग शिविर भी निकालते हैं। जागरूकता अभियान भी हम पूरे शाहाबाद में कर रहे हैं। आज मैं मैक्सिमम गाँव-गाँव में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। वहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम लोग ग्लूकोमीटर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो गाँव के मरीज़ हैं जिनको अस्थमा है, उनके पास नेबुलाइज़र मशीन नहीं है, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है उसके लिए, उनको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ये जागरूकता हम जब से यहाँ पे हैं आरा में, मैं अपने इस ज़िले में, तो हर क्षेत्र में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि प्लीज़ अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की जाँचें करवाएँ, कोलेस्ट्रॉल की जाँचें कराएँ। बाकी और सब जो और उनकी जो कोमोर्बिडीज़ हैं उनको भी दिखवाएँ अपने लोकल डॉक्टर से या किसी नज़दीकी डॉक्टर से। जैसा कि आप सर बताया कि हम लोग हर जगह जा रहे हैं, जी, जी। निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो कोई ऐसा डेट फिक्स है क्या, तारीख फिक्स है कि ताकि एक होता है कि महीने के शुरू में, महीने के अंत में, इतने में उसको अगर सर पब्लिश करके बताया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। मैं तो मैक्सिमम देखा गया, मैं अपने यहाँ एवरी थर्सडे, मतलब कि हर महीने के हर थर्सडे को कुछ ना कुछ प्रोग्राम हम लोग करते हैं यहाँ पे। इवन एक थर्सडे को हम लोग बीच में तो काफ़ी कंटिन्यू रहा था, अभी कुछ मौसम और कुछ कारणवश ये चीज़ें बहुत सेकेंड और फोर्थ थर्सडे को ही होता है। नहीं तो पहले 1 महीना पहले से लोग पहले 6 महीने से हम चले आ रहे हैं ये काम करते हुए कि एवरी थर्सडे को
हम लोग कुछ ना कुछ फ्री में ये जांचें करते हैं थर्सडे एवरी थर्सडे। उसमें हर थर्सडे का कुछ ना कुछ बना हुआ है कि इस थर्सडे को CBC शुगर की जांच होगी, तो सेकंड थर्सडे को हम लोग फाइब्रो स्कैन करते हैं। फाइब्रो स्कैन एक लीवर की जांच है, जो लीवर, फैटी लीवर और लीवर की जो स्टिफनेस देखने के लिए, जो पेशेंट जिसका डिसलिपिडेमिया है, जो अल्कोहल लेते हैं, जो वजन ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर है, तो उनका लीवर पे भी असर पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग फाइब्रो स्कैन की जांच पूरे शाहबाद में हम लोग यहाँ करते हैं एवरी सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ। हर महीने के दूसरे थर्सडे को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये है, जो मेट्रो सिटीज़ में, बड़े सिटी में जाएंगे। तो ये हम लोग करते हैं। थर्ड थर्सडे को यूरिक एसिड करते हैं, फोर्थ थर्सडे को HbA1c विथ लिपिड प्रोफाइल करते हैं। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा भी इधर हम कुछ इस ठंड में गांव-गांव में जाके पंचायत में जाके या छोटे जो शहर हैं वहाँ जाके हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। हाँ, हम लोग अनाउंस करते हैं, लेकिन इसको विस्तृत सर रूप में इसको अखबारों announce के माध्यम से अनाउंस कर दिया जी, जाए जी। एक सप्ताह 4 जी, दिन जी, पहले, जी, जी, जी। तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हम ये चीज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उस पे हम करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग अनाउंस कर देंगे। अगले हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट वीक में हम करनावेपुर तरफ, अब जो मेरा ये, मैं रहने वाला बेसिकली बिहियाँ से हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली करनावेपुर जो क्षेत्र शाहपुर वाला क्षेत्र में हम लोग प्लान किए हुए हैं। तो जब सब कुछ डिटेल सब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग उसको पेपर के थ्रू हम लोग उसको, अभी कल हम लोगों ने एक यहाँ रतनपुर में किया था, विस्तृत एक कैंप था, बहुत सारे लोग थे उसमें। और जनवरी फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली या सेकंड वीक में ये प्रोग्राम होने वाला है एक हमारा और नेक्स्ट, तो उसको हम लोग विस्तृत रूप में बताएंगे आम जनता को, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। ठीक है सर अब अंतिम सवाल है जी, ना बोलिए कि जैसे बीपी जी। अगर किसी को सॉरी, अगर हार्ड हो जाए किसी को और ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो कितने देर के अंदर में डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक मरीज को? देखिए, हार्ट में बोलते हैं ना, टाइम इज़ मसल, मतलब कि जितना जल्दी आप उसको इंटरवेंशन करवाएं फर्दर, या इवन थ्रोम्बोलाइज करवाएं, तो जितना जल्दी हम कोरोनरी आर्टरीज को खोलें, चाहे फार्मास्यूटिकली चाहे इंटरवेंशन करके। टाइमिंग क्या होगा? तो टाइमिंग देखिए, डोर टू नीडल टाइम हम लोग बोलते हैं कि लेस देन 90 मिनट्स के अंदर अगर पेशेंट पहुंच जाए टर्सरी हॉस्पिटल में। अगर 90 किसी मिनट। हाँ, किसी को एक्यूट पेन हो रहा है, एक्यूट पेन मतलब कि इसको पहचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं, जो पेन के, काफ़ी वेरिएबल हैं। किसी किसी को एक्यूट चेस्ट पेन होता है, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को एपिगेस्टिक पेन होता है, वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो लोग समझता है कि गैस है। बट कुछ कुछ इन्फेरेबल एमआई जो एक टाइप है हार्ट अटैक का, जो आर्टरी जहाँ का लोकलाइज जो आर्टरी हार्ट आर्ट्स है। अटैक होने का पहले वोमिटिंग? नहीं, उसमें नहीं, सब में नहीं होता है। कुछ कुछ फाइंडिंग्स किसी किसी, देखिए, हार्ट अटैक में ये भी हो सकता है कि आपको जॉ में पेन हो, आपकी केवल इधर ही पेन हो सकता है कि पीछे भी पेन हो ऑक्सीपिटल रीजन में, हो सकता है कि एपिगेस्टिक डिस्कम्फोर्ट गैस जैसा फील हो यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें मिमिक करते हैं। नॉर्मली पेशेंट का जो पेन जो होता है, लेफ्ट साइडेड होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, काफ़ी मतलब कि असहनीय पेन होता है, लगता है कि कुछ वहाँ पे है, और वो रेडिएटिंग टाइप का होता है, क्योंकि दर्द वहाँ से फैलेगा, बैक भी जाएगा, जॉ पे जाएगा, पीछे ऑक्सीपिटल रीजन जो है वहाँ जा सकता है। तो उसको तरह तरह के वेरिएशंस हैं, उसके वेरिएबल पेन है, रेडिएटिंग कैरेक्टर है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी किसी किसी हार्ट अटैक का जो टाइप है इन्फेरेबल एमआई, उसमें क्या आता है कि कभी पेशेंट को फील होगा कि केवल गैस है, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, उस सब, तो उसको मतलब इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि गैस हो सकता है कि गैस हो, बट गैस गैस करके वो एमआई अगर हार्ट अटैक आ रखा है तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा अगर उसको हम लोग ट्रीट नहीं करें तो, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं। कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना हो जाती है, कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है पेशेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी जो दीवार रप्चर हो सकती है। तो वो सब चीज़ों को इग्नोर ना करें, उसको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल जाएं। और जाड़े में तो एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जाड़ों में जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो चुकी है, हार्ट फैल गया है, तो उनको ज़्यादा ही सावधान रहना है, क्योंकि उनमें हार्ट फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जाड़े में पानी का लॉस कंपेयर टू जो समर में पेशाब पसीना ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम उतना डिप्रेशन नहीं होता। अगर वो परहेज़ नहीं करेंगे, पानी का भी मात्रा कम लेना होता है, अगर परहेज़ नहीं करेंगे, पानी ज़्यादा लेंगे और पानी का लॉस भी कम होता है जाड़े में, तो हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमको मेडिसिन ऑप्टिमाइज़ करना है, अपना जीवन शैली को भी चेंज करना है जाड़े के हिसाब से। और अपने पेशेंट मैं अभी देख रहा हूँ जाड़े में कि हार्ट की जो तरंगों की बीमारियाँ भी बहुत हो रही हैं।
में तभी धड़कन कम हो क्या जाना। तरंग क्या है सर? तरंग मतलब कि हार्ट का जो आप जो करेंट है, हार्ट का अपना करेंट होता है, जी। अपनी जो धड़कन जो आप ईसीजी में देखते हैं वो एक उसका एक करेंट है, उस करेंट की बीमारियां अलग हैं। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, हार्ट की जो नस की बीमारी की। हार्ट की बीमारी वाल्व की भी बीमारी भी होती है, हार्ट की जो है कि हार्ट की पंपिंग जो फैल जाता है उसकी बीमारी होती है, हार्ट की जो जन्मजात बीमारी होती है। यहाँ से बहुत सारे बच्चे हम लोग जन्मजात यहाँ पे बहुत पेशेंट को डायग्नोज किए हैं और उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्जरी करवाते हैं दिल्ली में, जो कि निःशुल्क होता है पूरा। इसके अलावा धड़कन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जाड़े के दिनों में धड़कन बढ़ जाना या एरिथमिया उसको बोलते हैं, बढ़ने में मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, पीएसबीटी हो गया, बीटी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा धड़कन कम हो जाना या उसमें डिसोसिएशन, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, हाई डिग्री ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें पेशेंट बार बार चक्कर आता है, चक्कर आके बेहोश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत हो रही हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 24 आवर होल्टर का व्यवस्था रहता है, या आपके बेसिक पास 24 सब घंटा? व्यवस्था 24 घंटे का व्यवस्था हमारे पास। होल्टर का हमारे पास मशीन होते हैं जो कि हम पेशेंट को लगा के भेज देते हैं। इस तरह की जो अगर व्यवस्था हमारे पास है। 2D को हमारे पास, बच्चों का इको हम लोग करते हैं, TMT करते हैं, स्ट्रेस इको करते हैं, जो चल नहीं पाते उनको DSC डोबुटामाइन स्ट्रेस इको करते हैं, जिनकी बीपी के डायग्नोसिस करने के लिए ABPM जांच होती है वो भी। तो हमने इवन आरा में छोटे जगह पे हर तरह का व्यवस्था दे दिया है ताकि लोगों को ज़्यादा सहूलियत रहे। और यहाँ से बहुत लोगों को हम लोगों ने ट्रीट किया है, डायग्नोज किया है, और जिनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है या इंटरवेंशन की, उनको दिल्ली या पटना में भी हमने उनका इलाज करवाया है और वो अभी बहुत तो खुश वो है। इलाज निःशुल्क होता है? नहीं, सब इलाज निःशुल्क नहीं है, खासकर जो बच्चों की जो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, और बच्चों की जो बीमारियां निकलती हैं कॉम्प्लेक्स, वो तो उनको NGO के माध्यम से हम लोग दिल्ली भेजते हैं और वहाँ पे उनके लगभग इलाज जो है बहुत नगण्य खर्च पे वहाँ हो जाता है। उनका बस जाने आने का खर्चा होता है, बाकी वहीं पे हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होती है। अभी मैंने 3 दिन पहले, आज मैं दिखाऊंगा आपको, एक बहुत ही रेयर केस मैंने डायग्नोज किया है, उसको बोलते हैं एल्ले मिक्सोमा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो यंग 60 ईयर ओल्ड लेडी थी और उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उनका हम लोगों ने इको किया और उनके हार्ट में ट्यूमर है। अच्छा, उनकी हार्ट में हार्ट में ट्यूमर? हार्ट में ट्यूमर में अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको। और वो यहाँ पे डायग्नोज हुआ है और उस ट्यूमर का इलाज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका करवाने वाला हूँ। अच्छा, उनका कोई खर्चा नहीं आएगा। तो उनको मतलब हम लाइन अप कर दिया है। अब वो जितना जल्दी हो सके उस हॉस्पिटल में जहाँ उनको भेजेंगे वो जाएँ और वहाँ पे जाके वो सर्जरी करवा सकती है। मैंने वहाँ पे पूरा लाइन अप वहाँ पे डॉक्टर से बात कर लिया है। ये महिला थी 60-62 साल की, इनको बहुत तकलीफ था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी ये यहाँ पे ये ट्यूमर है, इसको एल्ले मिक्सोमा, ये एल्ले लेफ्ट एट्रियम है, चैम्बर का नाम है हार्ट का, यहीं पे ये ट्यूमर है। तो ये बहुत ही रेयर केस है और जो हम लोगों ने इसको आरा में अपने सेंटर पे, हार्ट केयर सेंटर हॉस्पिटल में इसको डायग्नोज किए। और इस महिला का हम लोग ने अभी बाहर जिस जहाँ पे इसका सर्जरी हम करवा रहे हैं वो निःशुल्क करवाएंगे। एवरीथिंग हम लोगों ने लाइन अप कर दिया है और इसके बाद ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो ट्यूमर है बहुत बड़ा ट्यूमर है और ये क्या करता है कि यहाँ से जो टुकड़ा अगर ब्रेन में चला गया तो ये ब्रेन इन्फार्क्ट कॉज कर सकता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये ट्यूमर जो है इसका टुकड़ा टूट के अगर इसमें गया और यहाँ से फिर ये अगर चला गया ब्रेन में तो ये ब्रेन इन्फार्क्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही रेयर केस है और ये यहाँ पे डायग्नोज हुआ अपने आरा में, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, निःशुल्क होगा। ये मैंने लाइन अप कर दिया उस पेशेंट को, तो बहुत ही जल्दी वो ऑपरेट हो जाएगी और फिर दोबारा उसको हम बुला के आप लोगों से मिलवाएंगे उस पेशेंट को। यही है, इसको एल्ले मिक्सोमा इज़ वेरी रेयर केस। सब कुछ हो गया है, तो सर्जरी होना बाकी है उनका। अच्छा, वो ब्रेन हेमरेज वाला थोड़ा, ये तो BP हार्ट का बताया, ब्रेन का मतलब? देखिए, ब्रेन हेमरेज की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह का होता है। एक तो ब्रेन हेमरेज जहाँ पे नसें जो होती है दिमाग की रप्चर हो जाती है। दूसरी है ब्रेन इन्फार्क्ट, जिसमें क्या होता है कि जो हार्ट की नसें वो रुक जाती हैं, रुकावट आने से वहाँ पे इन्फाक्शन हो जाता है, वहाँ ब्लॉक हो, जैसे कि जैसे हार्ट की नसें ब्लॉक होती हैं उससे दिमाग की नसें, तो उसको बोलते हैं इन्फार्क्ट। बट ब्रेन हेमरेज की समस्याएं जो है बहुत बढ़ जाती हैं जाड़े में, क्योंकि ब्लड प्रेशर का बढ़ने से, जो कि ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट ऑप्टिमाइज़ नहीं करता है, जो कि अमूमन जाड़े में बढ़ जाता है, तो क्या करता है कि वो नसों को
और रप्चर कर देता है। इतना प्रेशर होता है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास नाक से ब्लड उसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, वो करके आते हैं। पता चलता है कि बीपी 240 250 तक गया हुआ था, वो बाद में अचानक, तो वो अच्छा है कि भैया कम से कम उनका एपिस्टेक्सिस हो गया तो वो प्रेशर कम हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कि अनलकी गाइस, जो कि उनका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और ब्रेन हेमरेज के बाद तो फिर फर्दर जिस एरिया का उनका हेमरेज होता है उसके अपोजिट साइड वाला जो पावर चला जाता है उनका, और लाइफस्टाइल जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए जीवन अच्छे से व्यतीत हो, अच्छा लाइफ चले, तो अपने ये जो बीमारियों को एक्सेप्ट करें सबसे पहले, और मेडिकेशंस को लें। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे बोलते हैं, सर दवाई की लत लग जाती है, तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये गलत सोचते हैं आप। अगर दवा नहीं खाएंगे तो बीपी और शुगर जो है, ये बहुत सारी बीमारियों का घर है। तो अगर आपके जीवन शैली में बदलाव से, खान पान से अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं, तो दवा लेना बहुत ज़रूरी है, वो आपके लिए बना हुआ। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपको पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको एक्सेप्ट करिए और उसे कंट्रोल करने में लग जाइए। क्योंकि आप ये बुखार, सर्दी या ये खांसी, ये की बीमारी नहीं है, ये बीमारी सिस्टमेटिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसको अगर हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले कोशिश करना है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, अपने खान पान पे, रेगुलर एक्सरसाइजेस पे। अगर इसके बाद भी कंट्रोल नहीं है तो दवाई खाना है। ये नहीं सोचना है कि दवाई की लत लग जाएगी, नहीं खाइएगा तो ये चीज़ें बाद में जाके बहुत सारे जो हमारे सेंट्रल ऑर्गन्स हैं, चाहे हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, दिमाग की नसें हो, नर्वस सिस्टम हो, हमारे शरीर की नसें हों, सबको ख़राब कर देती है, और बहुत जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है इंसान की। तो टेक केयर। और जो भी मैं बोला हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बीच-बीच में हम लोग इसी तरह की चीज़ें हम लोग निकालते रहेंगे, ताकि आप लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें। थैंक यू। धन्यवाद सर।